हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले दो वीडियोस में हमने कवर किया था क्लाइंट्स किस तरह से ऐड करते हैं, गुड्स डिस्क्रिप्शन जो भी आइटम्स अपन सेल कर रहे हैं उनको किस तरह से ऐड करते हैं, और लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इनवॉइस किस तरह से जनरेट होता है, किस तरह से ईमेल क्लाइंट को के पास जाता है, किस तरह से वो पीडीएफ जनरेट हो जाता है, और किस तरह से स्टेटमेंट्स में जो भी इनवॉइस का डेटा है वो सेव कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो में डिस्कस की है। आज डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट्स और उनका फ़िल्टर। तो स्टार्ट करते हैं फ़िल्टर स्टेटमेंट से। वैसे स्टेटमेंट और फ़िल्टर स्टेटमेंट ये दोनों ही बता देता हूँ। स्टेटमेंट्स तो सीधा लास्ट टाइम जो हमने देखा था कि यहाँ पर जो लास्ट रो है उसमें वैल्यूज़ अपेंड हो जाती हैं सीधी सीधी। जो भी इनवॉइस जनरेट होता है उसके बेसिस पर बायर का डिटेल्स, कंसाइनी का डिटेल्स, कॉरस्पॉन्डिंग आइटम प्राइस, फिर उसके ऊपर जीएसटी लगती है, जो भी राउंडिंग, कार्ट्रेज जो भी चार्जेज आप मैनुअली में लगाते हैं, उसके बाद टोटल अमाउंट, इनवॉइस की डेट, इनवॉइस की आईडी और पूरा इनवॉइस का लिंक। ये सारी चीज़ें लास्ट टाइम हमने देख ली थी कि किस तरह से जनरेट होती है और किस तरह से स्टेटमेंट्स में अपेंड होती है। आज हम देखेंगे कि इसका यूज़ किस तरह से करते हैं। स्टेटमेंट को अपन देख कैसे पाएंगे, हमारे पास ऐसे हज़ारों लाखों स्टेटमेंट जनरेट हो जाएंगे, उसका यूज़ किस तरह से कर पाएंगे। तो अब आगे देखते हैं कि स्टेटमेंट्स को फ़िल्टर कैसे करते हैं। इसमें पहला जो ऑप्शन है नाम, क्लाइंट का नाम जो भी है उसके बेसिस पे हम फ़िल्टर कर सकते हैं। फिर पर्टिकुलर डेट, किस डेट से स्टार्ट कर रहे हैं और किस डेट तक हमें उनके इनवॉइसेस जनरेट किए हुए देखने हैं, वो चीज़ें हमने यहाँ से फ़िल्टर लगाई है। तो फ़िल्टर बाय नेम के लिए सबसे पहले मैंने एक ड्रॉप डाउन लिया है जिसमें क्लाइंट का नेम लिया है। ये सिमिलर टू जैसे इनवॉइस में मैंने बताया था कि वैसे ही ये एक ड्रॉप डाउन मैंने जनरेट किया है। क्लाइंट्स की शीट से बस मैंने एक ड्रॉप डाउन लिया है A3 से स्टार्ट करके A तक की। ये A3 से स्टार्ट किया और A तक की रेंज मैंने उठाई है क्लाइंट्स वाली शीट से। तो A वाले जो कॉलम है उनमें क्लाइंट का नाम है, तो ये ड्रॉप डाउन मैंने वहाँ से ले लिया है। तो जब भी नया क्लाइंट ऐड होगा यहाँ पर नाम अपडेट हो जाएगा। दूसरा है डेट फ्रॉम, तो यहाँ पर केवल डेट का एक फॉर्मेट लिया है कि कोई भी डेट यहाँ पे सेलेक्ट करके सेट कर सकते हैं। तो ये डेट हमेशा इससे छोटी होनी चाहिए क्योंकि कब से स्टार्ट करना और कब तक देखना है। तो मैं अगर सितंबर से अगस्त लगा देता हूँ, एक बार मैं बता देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। और अक्टूबर, ठीक, टुडे लगा लेते हैं। जयपुर ग्राफिक डिज़ाइन के जितने भी इनवॉइसेस थे वो 1 अगस्त से लेके 4 दिसंबर तक के बीच के 3 इनवॉइसेस जनरेट किए थे। मैंने लास्ट टाइम शायद प्ले कोडा के लिए किया था ना। प्ले कोडा के मैंने बहुत सारे कर रखे हैं, तो उसके बहुत सारे आएंगे। जैसे लास्ट टाइम वाला अपन देख लेते हैं, यहाँ पर डेट से पता लग जाएगा। 30 नवंबर ये लास्ट इनवॉइस था। 30 नवंबर को मैंने लास्ट जनरेट किया था, तो अपना लास्ट वीडियो जनरेट बना रहे थे उस टाइम। ठीक है, तो इस तरह से फ़िल्टर कर सकते हैं। अब फ़िल्टर मैंने फार्मूलाज किस तरह से, तो इसमें फार्मूलाज लगेंगे और कुछ भी इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं लगानी है। तो देखो ये जो हेडर है ये मैंने कॉपी पेस्ट किया है फ़िल्टर से, एग्जैक्टली सेम है। ये बायर नेम, सारी डिटेल जो भी स्टेटमेंट में आ रही है वो सारी डिटेल मैंने
सीधी कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर दिए। तो हेडर बस मैंने कॉपी पेस्ट किया है। उसके बाद अब फॉर्मूला जो है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। फ़िल्टर लगाया मैंने स्टेटमेंट्स A3 से O तक की। तो स्टेटमेंट्स वाली शीट है, उसके अंदर A3 से O तक की रेंज पकड़ी है। ये फर्स्ट वाला है फ़िल्टर में, मैं आपको बता देता हूँ। ये रेंज है, जैसे अगर एग्जांपल अपन कंसीडर कर रहे हैं तो A2 से B26 वाला जो पार्ट है वो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट्स वाला A3 से O तक का लिया है, मतलब पूरी एक रेंज ली है। उसके बाद में आती है कंडीशन, कि कौन सी कंडीशन के बेसिस पे फ़िल्टर करना है। तो ऐसे कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 जैसे जितनी भी कंडीशन अपने को डालनी है वो डाल सकते हैं यहाँ पर। तो अब देखते हैं कि मैंने क्या क्या कंडीशन लगाई है। तो पहला लिया है मैंने रेंज A3 से O तक की, मैं आपको दिखा देता हूँ। A3 से O तक की स्टेटमेंट A3 ये हो गया, ये पॉइंट मतलब बायर नेम का फर्स्ट वैल्यू से O की पूरी रेंज, तो एंड तक जब तक भी वैल्यूज़ इसमें आ रही होंगी तब तक की पूरी रेंज इसमें आ जाएगी। तो पूरा डेटा हमने यहाँ पर ले लिया एक तरह से स्टेटमेंट्स वाले शीट का। अब आता है स्टेटमेंट का कंडीशन फर्स्ट वाला, कि स्टेटमेंट A3 से A तक पर मुझे कंडीशन लगानी है, मतलब उसके नाम पर कंडीशन लगानी है। और इसमें लिया है मैंने, ये तो स्टेटमेंट्स वाली शीट का A3 से A है, और ये है जो करंट शीट है उसका A लिया A2 मतलब ये अपना वाला ड्रॉप डाउन, नेम वाला ड्रॉप डाउन मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। तो अगर स्टेटमेंट्स के A3 से A तक के कोई भी एलिमेंट A2 से मैच करता है, मतलब अपने क्लाइंट के नाम से मैच करता है, तब ये उसके नाम के बेसिस पे फ़िल्टर हो जाएंगे। एंड स्टेटमेंट्स के M3 से M तक की, M3 से M तक में है डेट, जो इन्वॉइस की डेट जनरेट की थी कि किस डेट पे इन्वॉइसेस जनरेट हो रहे हैं, वो वाली डेट यहाँ पर ली है। M3 से M3 मतलब फर्स्ट, और ये अपने जो डेटा स्टार्ट हो रहा है उसका फर्स्ट एलिमेंट आ जाता है वहाँ से। तो फर्स्ट डेट से लेके लास्ट M मतलब पूरी कॉलम हमने उठा लिया है डेट का। तो वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू B2 ऐसे, तो B2 में जो भी डेट है उससे ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए वो डेट, वो सारी डेट के इन्वॉइसेस प्लस जो क्लाइंट का नाम जो मैच हुआ है उन, प्लस नहीं एंड, ओके, ये दो कंडीशन एंड होनी चाहिए, मतलब क्लाइंट का नाम भी मैच करना चाहिए और ये डेट भी B2 से ऊपर होनी चाहिए और इक्वल हो सकती है। तो वो कंडीशन यहाँ पर आ चुकी है। अब एक और जो कंडीशन हमने मारनी है वो है डेट 2, कि कौन सी डेट तक के इन्वॉइसेस हमें चाहिए। तो जैसे मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू किया था B2 के, अब मैं C2 जो मैक्सिमम डेट है वो वाला कंडीशन, उस पर कंडीशन मारूंगा, उसमें C2 से लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए मुझे, मतलब डेट फ्रॉम मतलब उस डेट से स्टार्ट होनी चाहिए और डेट 2 मतलब उस डेट तक एंड हो जानी चाहिए। तो ये जो डेट इनवॉइस वाला डेट्स हैं वो शुड बी लेस देन और इक्वल टू C2। तो C2 में जो भी डेट है उस डेट से कम होनी चाहिए। तो बस इस तरह से मैंने पूरा जो भी रेंज था अपना स्टेटमेंट्स का, उसके डेटा पर मैंने कंडीशन मार दी है। एक तो क्लाइंट नेम की, उसके बाद कौन सी डेट से स्टार्ट हो गए इन्वॉइसेस और कौन सी डेट तक के इन्वॉइसेस हमें निकालने हैं, वो मैंने यहाँ पे पास किया है। उसके बेसिस पर ये पूरा फ़िल्टर काम कर रहा है। तो अगर मैं जैसे ही मैं यहाँ पे नाम चेंज करता हूँ, 1 अगस्त से 4 दिसंबर तक के इन्वॉइसेस मेरे पास यहाँ पर होंगे। तो अब मैं इसे थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूँ। चलो पहले प्ले कोडा ले लेते हैं, उसमें थोड़े बहुत ज़्यादा हैं। अब इसमें डेट देखते हैं 4 अगस्त से लेके, तो मुझे अगर अगस्त के नहीं चाहिए, मैं सितंबर के देखता हूँ ना। 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक के देख लेते हैं। सितंबर 1,
तो सितंबर 1 से लेकर सितंबर 1 भी आ सकता है, सितंबर 30 भी आ सकता है, बट उसके आगे मतलब अगस्त में नहीं जा सकते और अक्टूबर में नहीं जा सकते। तो ये सारे इनवॉइसेस हमारे प्ले कोडा क्लाइंट के जनरेट किए हुए हैं अगस्त सितंबर के मंथ में। ठीक है, अगर उन्हें दोबारा से इनवॉइसेस भेजने हैं तो यहाँ से क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे और भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना फ़िल्टर, स्टेटमेंट्स को फ़िल्टर किस तरह से किया है। नेक्स्ट देखते हैं ऐड पेमेंट। स्टेटमेंट्स के बाद आता है पेमेंट किस तरह से ऐड कर रहे हैं क्लाइंट का। ये थोड़ा ठीक है। तो जैसे मैंने इनवॉइस में बताया था आपको, सेम बस उसी तरह से हमें इसमें काम करना है। देखिए इसमें रेंज क्या क्या है। पहले मैंने ये फॉर्मेट तैयार किया है, फॉर्मेट में बस ठीक है, ये फॉर्मेट आप भी कर सकते हैं। बस उसके रोज़ को कलर देना है, टेक्स्ट को बड़ा छोटा करना है, कलर्स जो भी मतलब एक टेबल टाइप दिख रहा है तो वो आपको सेटअप करना है पहले। एरियल का 14 ठीक है, ये फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह आप सेट कर सकते हैं। और एक ये इनपुट बॉक्सेस टाइप दिखने वाला जनरेट बना ही सकते हैं। इसका बॉर्डर मैंने दे दिया है थोड़ा बहुत हल्का सा, इससे आपको इनपुट टाइप्स लग रहा है ये। ओके, ये यूआई का पार्ट आप शीट को आराम से सजा सकते हैं जिस तरह से चाहें। इसमें बस डिटेल्स में आपको पहले बता देता हूँ कि अपन इसके स्क्रिप्ट में क्या करने वाले हैं, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। एक ये अपनी रेंज हो गई जिसमें डिटेल आने वाली है कि एंटर पेमेंट डिटेल्स। तो क्लाइंट का नेम मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। मुझे अब क्लाइंट का नाम नया एंटर नहीं करना है कभी भी, क्योंकि क्लाइंट की लिस्ट अपने पास फिक्स है। उसी में से मैं बार बार सेलेक्ट करता रहूँगा कि जिस भी क्लाइंट को ने मुझे पेमेंट किया है वो पेमेंट मैं सीधा ऐड कर दूँगा यहाँ पे। हाँ, हम देखो इसमें जैसे ही मैं क्लाइंट का नाम सेलेक्ट करता हूँ मेरे पास उसकी सारी डिटेल जो भी हैं, GSTIN आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया, ईमेल आईडी आ गई और डेट मतलब डेट, किस डेट को वो क्लाइंट ने हमें पेमेंट किया है वो डेट आ गई, मैनुअली एंटर करनी है। उसके बाद में आज तक इस क्लाइंट से हमें कितना पेमेंट रिसीव हुआ है वो आ गया, और अमाउंट ड्यू आया है कि कितना पेमेंट ड्यू है। ठीक है, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि पेमेंट रिसीव कहाँ से हुआ है, कितना पेमेंट हुआ है, वो मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बता दूंगा। स्टेटमेंट्स जो क्लाइंट के हैं वो अपने पास हैं कि कितना पेमेंट पर्टिकुलर क्लाइंट हमें देना बाकी है। तो आज तक के जितने भी मई के लगभग से स्टार्ट किया था तो मोस्टली उसके बाद के इसके इनवॉइसेस होंगे। ठीक है, तो टोटल इनवॉइसेस इतने हैं। तो इस पर्टिकुलर क्लाइंट के टोटल इनवॉइस की वैल्यू है ओके, ये ऊपर जो मैंने कैलकुलेट कर, ये मैं फार्मूला, ये सम का फार्मूला बस मैंने लगा रखा है, सम रेंज दे दिया पूरी, ये L4 से L तक। ठीक है, तो ये एक सिंपल फार्मूला है जो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी ठीक है, अभी तो बस मैं दिखा रहा हूँ कि ये इस तरह से ये वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वहाँ पर मैं अभी बताऊँगा कि किस तरह से ली है। 269 कितना है, 26,94,284। वापस से पेमेंट ट्रैकर में चलते हैं। 26 लाख होना चाहिए। ओके, हाँ, इसका टोटल जो होना चाहिए वो 26 लाख होना चाहिए, क्योंकि टोटल जो इनवॉइस हमने जनरेट किया है क्लाइंट को वो इनका सम ही है। तो एक तरह से यहाँ पे सम दिख रहा होगा आपको नीचे, ये 2,26,94,000 ये सेम ही है जो इनवॉइस जनरेट किया है उसके इक्वल है। मतलब ये कैलकुलेशन अपनी सही चल रही है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, ये आपको क्लियर है कि ये मैंने किस तरह से लिया होगा। ये मैंने वी लुकअप से लिया है, A3 से। अगर मैं वी लुकअप लगा रहा हूँ तो फर्स्ट कॉलम से ही हमेशा सर्च किया जाएगा।
तो उसमें वो चीज़ देने की ज़रूरत ही नहीं है। वो फर्स्ट कॉलम को उठाकर अपनी जिस वैल्यू से मैच करना है वो मैच करेगा। अगर दे आर मैचिंग देन दे विल प्रोवाइड द कॉलम दैट वी आर एंटरिंग आफ्टर द कॉमा। सो 3 जो मैंने एंटर किया है वही कॉलम नंबर का वैल्यूज़ अपने पास मिल जाएगा। तो थर्ड कॉलम में पेमेंट ट्रैकर की शीट में GSTIN आ रहा है तो वहाँ पे GSTIN आ जाएगा। ऐसे ही मोबाइल नंबर का है, बस यहाँ पर बस मुझे कॉलम चेंज करते जाना है। बाकी ये कंडीशन बिकॉज नाम से मैच करना और ये कंडीशन बिकॉज फर्स्ट कॉलम इस पर्टिकुलर रेंज का नाम ही है। तो बस मुझे यहाँ पे कॉलम नंबर चेंज करते जाना है। 4th नंबर पे कॉन्टैक्ट है, 5th नंबर पे ईमेल है, ओके टू 2nd नंबर पे ईमेल है। तो वो सारी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। आप 2nd नंबर पे ईमेल है, 4th नंबर पे कॉन्टैक्ट है और ये तो डेट है। डेट का फॉर्मेट आपको सेलेक्ट करना है, आज दिया तो आज, और ये मैं आपको क्लियर करूँगा बाद में। अब मैं थोड़ा अमाउंट ऐड करता हूँ। इसका ड्यू है 24,01,649। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि ये 10 लाख आज ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे आप वैल्यूज़ अपडेट हो चुकी हैं तो यहाँ ये वैल्यू इसमें मुझे ऐड करनी थी और अमाउंट ड्यू में से माइनस करनी थी। तो ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। ये है टोटल अमाउंट, ठीक है, ये बताया जाएगा। सबमिट कर देते हैं। अभी स्क्रिप्ट रन हो रही है। यहाँ पर टोस्ट आया है और वैल्यूज़ क्लियर ना, क्लाइंट का नाम क्लियर हो चुका है। ओके, जैसे ही नाम क्लियर हुआ बाकी डिटेल भी क्लियर हो गई। तो ये सारी चीज़ें इसमें की है। अब देखते हैं इसका ऐप स्क्रिप्ट। तो जैसे ही मैं उस बटन पर क्लिक करता हूँ ऐड पेमेंट, ये फंक्शन रन होता है। आपको स्क्रिप्ट में दिखा देता हूँ इसकी। देखो ऐड पेमेंट स्क्रिप्ट इसे असाइन की हुई है। तो जैसे ही क्लिक करते हैं अपना ऐड पेमेंट फंक्शन कॉल होता है और ये रन होता है। एक्टिव स्प्रेडशीट ली है। उसके बाद में पेमेंट डेटा, ओके ये मैंने रेंजेस बनाई है ऐड पेमेंट वाली। ऐड पेमेंट वाली टोटल रेंज है। चलो मैं आपको रेंजेस दिखा देता हूँ। रेंज देख लेते हैं एक बार। ऐड पे GSTIN तो C7 लिया है इसमें। C7 अपना GSTIN है केवल। ऐड पेमेंट C6 से C11, C6 से C11, C6 क्लाइंट नेम आ गया और C11 डेट तक की वैल्यूज़ मैंने इसमें ले ली है। फिर और कौन सा ऐड पेमेंट में, ऐड पेमेंट में ये है। ओके ये जो क्लियर करना है, क्लियर अपने को C6 मतलब क्लाइंट का नाम करना है। C10 ओके, अमाउंट रिसीव्ड भी क्लियर है। ये दोनों चीज़ें, क्योंकि मैं ये दोनों चीज़ें ही सिलेक्ट, एक तो क्लाइंट का नाम सेलेक्ट करता हूँ और एक अमाउंट रिसीव्ड एंटर करता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें मुझे क्लियर करनी है। ओके तो ये पे ख़त्म अपना। ये अपनी रेंजेस आ गई। तो ऐड पेमेंट में अपनी रेंज आ रही है क्लाइंट के नाम से स्टार्ट होके हम डेट
पेमेंट डेट तक की है ना। इसमें क्लियर ई में फिर नाम हो रहा है और यहाँ पर जो भी पेमेंट दिया है वो क्लियर रेंज में लिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी एक वैल्यू आ रही है, इसमें भी एक वैल्यू आ रही है और इसमें नाम से लेकर डेट तक की वैल्यूज़ आ रही हैं, जैसा मैंने पिछले लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था उसी फॉर्मेट में। ओके, यहाँ पे अभी तक रेंज आई है, जैसे फ्लैट कर लेंगे तब उस फॉर्मेट में हो जाएगी। ठीक है, पेमेंट डेटा तो ये वाली वैल्यूज़ हैं जो अपनी, तो इस तरह से आ रही होंगी। तो यहाँ पे नेम रहेगा, यहाँ पे नेम रहेगा, कॉमा, फिर GSTIN, ईमेल आईडी जो भी है, मतलब वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ अपने पास इस वाले कांस्टेंट में आ जाएगी। ऐसे ही क्लियर नेम वैल्यूज़ में आ जाएगी, ऐसे ही क्लियर पेमेंट वैल्यूज़ में आ जाएगी। मतलब ये अलग अलग जितनी भी रेंजेस हमने ली हैं वो वैसे वैसे यहाँ पे आती रहेंगी। ओके, ट्रांजेक्शन डेस्टिनेशन गेट शीट में, ठीक है, ये शीट लिए पकड़िए, ट्रांजेक्शन नाम से एक शीट इसमें बनाई हुई है, वो शीट हमने इसमें ली है। इफ़ क्लियर नेम वैल्यूज़ आर एम्प्टी इक्वल टू एम्प्टी, अगर एम्प्टी है मतलब क्लियर नेम मतलब क्लाइंट का नाम अगर एम्प्टी है, उसमें मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया, तो यहाँ पे एक UI अलर्ट दिया है, मतलब टोस्ट टाइप्स बोल सकते हो, अलर्ट ही, तो उसमें आता है कि इनकम्प्लीट इनपुट, प्लीज़ एंटर क्लाइंट नेम बिफोर सबमिटिंग। तो अगर क्लाइंट का नाम ही नहीं है तो कम से कम क्लाइंट का नाम तो एंटर करिए। और अगर पेमेंट वाला भी सेम चीज़ है, पेमेंट अगर ये क्लियर पेमेंट वाला देख लेते हैं, ये क्लियर पेमेंट वैल्यूज़ अगर एम्प्टी हैं तो वो तो भी पेमेंट ऐड नहीं कर सकते ना। तो सेम इसमें भी UI एक अलर्ट दिया है कि एंटर द अमाउंट बिफोर सबमिटिंग। अगर ये दोनों वैल्यूज़ नहीं होंगी तो वहीं से रिटर्न कर रहे हैं ताकि बाकी का जो फंक्शन है वो रन ना हो। ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यूज़ अपने पास आती हैं तब बाकी की चीज़ें करते हैं। डेट आ गया, उसमें ईमेल आईडी ले ली मैंने, जो भी है ये सेशन सर्विस जो मतलब जिस भी गूगल अकाउंट का सेशन चल रहा है वहाँ से मैंने एक्टिव यूज़र पकड़ा है और उसका ईमेल आईडी ले लिया है। फिर उसे डेटा में मैंने पास किया है। डेटा में क्या क्या आ रही है, एक तो वैल्यूज़ आ रही है जो पेमेंट वाली जो थी, क्लाइंट का नाम आ रहा है और डेट तक की वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही हैं, ईमेल आ रहा है और आज की डेट आ रही है, मतलब जिस डेट, और आज की ही डेट है ये, तो जिस डेट को ये फंक्शन कॉल होगा उस डेट का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सारी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ इस डेटा ऑब्जेक्ट में आ रही है। अब सारी डेटा आ चुका है अपने पास, तो बस मैंने अपेंड किया है। तो अब इस जो भी शीट है ट्रांजैक्शन डेस्टिनेशन, ट्रांजैक्शंस वाली शीट जो हमने पकड़ी थी, उस शीट में डेटा किस तरह से होगा, वो होगा सबसे पहले क्लाइंट का नाम होना चाहिए, उसके बाद में फिर GSTIN, फिर ईमेल आईडी, फिर पेमेंट कितना हुआ है, फिर डेट कितनी एंटर की हुई है पेमेंट की वो, फिर उसके बाद में ईमेल आना चाहिए, फिर डेट आना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या क्या किस तरह से अपेंड होता है ट्रांजैक्शंस वाली शीट में। ये ट्रांजैक्शंस, क्लाइंट का नाम आ गया, GSTIN आ गया, कॉन्टैक्ट, ओके, ईमेल नहीं लिया मैं, ईमेल भी है, कॉन्टैक्ट है, ईमेल है, अमाउंट, फिर डेट, फिर एडिटेड ईमेल जो मतलब ईमेल हमने लिया यूज़र का, और टाइम स्टैम्प। ठीक है, वो डेट है, करेंट डेट है। हाँ, इस शीट में बस ये हेडिंग मैंने कॉपी पेस्ट किया है और इसका भी मैं आपको बता दूंगा। बस नई से नई रो में डेटा ऐड होता जाता है जैसे जैसे पेमेंट ऐड करते रहते हैं। तो आज हमने जैसे 10 लाख का पेमेंट रिसीव किया तो उसका अमाउंट यहाँ पे शो हो गया, डेट शो हो गई और किस यूज़र ने किया है वो यूज़र यहाँ पे दिख ही रहा है, किस यूज़र ने ऐड किया है ये पेमेंट,
और किस यूज़र से कौन से क्लाइंट से अपने पास पेमेंट आया है, वो है ये। क्लाइंट की डिटेल्स पहले आ गई, फिर कितना अमाउंट दिया है वो आ गया। अब ये ट्रांजैक्शन की लिस्ट अपने पास ऐसे बनती रहेगी जैसे जैसे अपन नया से नया पेमेंट ऐड करते रहेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं फ़िल्टर स्टेटमेंट्स जिस तरह से किया था, मुझे ट्रांजैक्शन को भी वैसे ही फ़िल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कभी कभी चेक कर जब भी मुझे देखना हो तो मैं देख पाऊँ कि कौन से क्लाइंट ने कितना अमाउंट अभी तक मुझे दिया है। तो पहले मैं स्क्रिप्ट कंप्लीट कर लेता हूँ अपनी पेमेंट की। पहले तो मैंने अपेंड कर दिया उनका, जैसे ही पेमेंट ऐड हुआ, ऐड होने के बाद में हमने अपनी ट्रांजैक्शंस वाली शीट है उसमें अपेंड कर लिया। अब क्लाइंट को ईमेल कर रहे हैं। यूज़र नेम, पेमेंट डेटा वैल्यूज़ आ गई, उसमें नाम आया क्लाइंट का, 4th नंबर। ओके, तो ईमेल के बाद में पेमेंट ही आएगा कि कितना पेमेंट किया है वो। अब मैसेज अपन टाइप कर रहे हैं कि डियर यूज़र नेम मतलब जो भी नाम था क्लाइंट का, प्लस नाम ने यहाँ पे लिया है। उसके बाद में स्लैश एन का मतलब है नई लाइन हम ऐड कर रहे हैं। तो जैसे डियर यूज़र नेम आएगा उसके बाद ये नई लाइन, फिर एक लाइन का गैप रहेगा बीच में। वी हैव रिसीव्ड अ पेमेंट ऑफ रुपीज़, जो भी पेमेंट किया है तो इस केस में 10 लाख का आ जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन से शुरू होगा, थैंक्स फॉर डूइंग बिजनेस विद अस। फिर उसके नेक्स्ट लाइन के बाद में एक लाइन का गैप हो रहा है, सिंसियरली। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में है टीम प्ले कोडा। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक क्लाइंट को ईमेल भेज दिया है रिसीट का। अब उसके बाद में क्या करना है, क्लियर करना, नाम को क्लियर करना है पेमेंट वाली शीट, जो ऐड पेमेंट वाला शीट है उसमें से, और पेमेंट कितना दिया है उसको क्लियर करना है, और एक टोस्ट दिखाना है जिसमें दिखा रहे हैं कि पेमेंट एडेड सक्सेसफुली। तो इसमें पूरे ये ऐड पेमेंट वाले सेक्शन में हमने 3 चीज़ें की हैं। पहला कि जो भी क्लाइंट की डिटेल्स थी और पेमेंट की डिटेल्स थी वो हमने ट्रांजैक्शन में सेव की है। दूसरा ईमेल किया है, और थर्ड एक टोस्ट मैसेज दिया है क्लाइंट को शीट पर। ठीक है, तो इस तरह से ऐड पेमेंट काम कर रहा है। अब चलते हैं फ़िल्टर ट्रांजैक्शन में। सेम फ़िल्टर ट्रांजैक्शन में भी मैंने किया है, क्लाइंट का नाम, फिर कब से कब तक का फ़िल्टर करना है फार्मूला। ये पहले पूरी रेंज ले ली है ट्रांजैक्शंस वाली शीट से। फिर उसके बाद में क्लाइंट का नाम मैच किया है, डेट मैच की है, डेट फ्रॉम सेम कंडीशन हमारी है, उससे फ़िल्टर जनरेट हो गया अपना। अब चलते हैं डैशबोर्ड पर। आज हमने देखा है स्टेटमेंट्स देख लिया, उसका फ़िल्टर स्टेटमेंट्स देख लिया, ऐड पेमेंट देख लिया, और ट्रांजैक्शंस देख लिया। ट्रांजैक्शंस में उसका फ़िल्टर आता है वो भी मैंने देख लिया है। तो कल हम देखेंगे पेमेंट ट्रैकर। पेमेंट ट्रैकर में क्लाइंट का जो आज तक का इनवॉइस जनरेट किया है वो, उसका टोटल मतलब एक पर्टिकुलर क्लाइंट का कितना अमाउंट पेंडिंग, वो जो पेंडिंग और टोटल रिसीव्ड वाला जो पार्ट है ना, वो चीज़ कल हमने देखनी है। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।